हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉलिजन, जिसको हिंदी में बोला जाता है टक्कर। तो जेई मेंस का जो हमारा 2021 का टारगेट है, उसके अंदर अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉलिजन। तो इसके बारे में हम 15 मिनट डिस्कस करेंगे कि होता क्या है और इसके जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से पूछी जा रही है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलिजन, टक्कर की। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे टक्कर होती है। देखो कैसे, मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ओके, और आज ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। ओके, अब ये वाला ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से b की ओर जा रहा है। तो सिंपल चीज़ है, अगर ये रेस्ट में है, ये इसकी तरफ जाएगा तो ये इससे टक्कर करेगा। ठीक है, अब इस टक्कर में भी क्या होता है, देखो पहला प्रोसेस होता है टक्कर के अंदर डिफॉर्मेशन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टक्कर करती है तो उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब कुछ मोचा वोचा आ गया उसके अंदर। जब मान लो कि दो गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराती है तो क्या होता है उस केस में, वहाँ पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। और कुछ ऐसा होता है, डिफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, अगला प्रोसेस रिफॉर्मेशन होता है, वापस उसी कंडीशन में आना। कुछ में होता है रिफॉर्मेशन और कुछ में नहीं होता। तो डिफॉर्मेशन, देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन के बारे में। जब दोनों ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, उस केस में दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रख लेना। ये कब कंडीशन है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन में। ये कब है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन में। मैं यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह बनाने में बिलीव नहीं करता था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और डायरेक्शन में क्या होता है, एक ही सेम होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये हो गया डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ये सब में होता है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, सब में होता है। लेकिन रिफॉर्मेशन, वापस उसी कंडीशन में आना, सब में नहीं होता, कुछ कुछ में ही होता है। तो रिफॉर्मेशन के बाद मान लो कि इसका वेलोसिटी टक्कर के बाद v1 हो गया और इसका वेलोसिटी हो गया मान लो b का v2, कोई सी भी डायरेक्शन में मान लो v1 v2। तो ये हो गया इनका रिफॉर्मेशन की कंडीशन के बाद। ठीक है, तो ये तो टक्कर के बाद की घटना है। और टक्कर से पहले की घटना ये है, देखो जैसे टक्कर से पहले की घटना तो ये है, और ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन और ये रिफॉर्मेशन की कंडीशन में। इसको ऐसे समझो कि मान लो कि मेरे पास कोई स्प्रिंग है। ठीक है, अब वो दोनों ऑब्जेक्ट पास पास आ रहे हैं, तो जब बिल्कुल इस तरह से आ जाएंगे तो ये होता है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन। जब दोनों ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्प्रिंग है, दो ब्लॉक अटैच है और बिल्कुल इससे पास आए, तो ये हो गया मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन में दोनों के क्या होते हैं, वेलोसिटी सेम होते हैं। और जैसे ही मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है धीरे 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 अलग। ठीक है, डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, रिफॉर्मेशन होगा, वापस उसी कंडीशन में लौटना। तो ये हो गया रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन कुछ ऑब्जेक्ट में होता है, कुछ में नहीं होता, जबकि डिफॉर्मेशन सब में होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन में दोनों के वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है, और उनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कॉलिजन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, टक्कर के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप की कॉलिजन होती है। यहाँ पे मैं कोई आपको फार्मूला वगैरह नहीं बता रहा हूँ, केवल कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देना है, फार्मूले याद नहीं करने हैं। ओके, तो अब बात करता हूँ मैं टक्कर के टाइप, कितने टाइप की टक्कर होती है। ओके, तो बात करता हूँ मैं टक्कर के टाइप। तो पहला होता है इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है, इलास्टिक कॉलिजन। अगर 4-5 चीज़ें देख ली आपने 5 मिनट का कॉन्सेप्ट में, तो इनके सारे सवाल हो जाएंगे, आपसे कोई सवाल नहीं होगा। बार बार फॉर्मूले वगैरह ये सब याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो इलास्टिक कॉलिजन होता है। दूसरा होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, ये कॉलिजन का टाइप है। और एक होता है कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कॉलिजन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इलास्टिक कॉलिजन की। इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू होता है यहाँ पे 1। ठीक है, दूसरा इसमें होता है नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कौन सी टक्कर होगी, जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकता हूँ कि मान लो कि ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो इनकी 80 जूल है, तो कोलिजन के बाद इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपस में इंटरचेंज हो सकती है। मान लो इसकी 40 होगी, इसकी 30 होगी, तो इसकी 50 हो गई, आपस में इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन वो रहेगी क्या, कांस्टेंट रहेगी। तो इलेक्ट्रिक कोलिजन के बारे में ध्यान रखना, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ई का वैल्यू क्या होता है, ई होता है यहाँ पे प्रत्यास्थता जो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, 1 होता है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ इन इलास्टिक कोलिजन की, तो यहाँ पे देखो ई का वैल्यू होता है वो 0 से ज़्यादा और 1 के बीच में होता है। समथिंग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कुछ लॉस होता है, कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है यहाँ पे, कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और यहाँ पे ई का वैल्यू होता है 0। जो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें ई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ ई क्या होता है। देखो ई का वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ई का वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलगाव की दर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पास आने की दर। ठीक है, पास आने की रेट और दूर जाने की जो रेट होती है वो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो यहाँ पे, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब होगा, टक्कर के बाद होगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पास कब आएंगे, टक्कर से पहले। जब टक्कर कब होगी, जब दोनों पास में आएंगे तभी तो टक्कर होगी, जब ये इसके पास में आएगा तभी तो टक्कर होगी। दूर कब जाएंगे, टक्कर के बाद। दूर कब जाएंगे, ये टक्कर के बाद। और ई का वैल्यू एक, ई का फॉर्मूला एक और होता है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। अब इम्पल्स कौन से फोर्स का आएगा यहाँ पे, इम्पल्स आएगा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का। क्यों, क्योंकि भाई जब कोलिजन होता है तो वहाँ पे दोनों बॉडी कांटेक्ट में होती है। जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में होती है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स ही लगता है। क्योंकि जब डिफॉर्मेशन होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एक दूसरे को बिल्कुल दबाए हुए ढंग से, तो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो वो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हो गया ये। तो अब डिफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, रिफॉर्मेशन स्टार्ट शुरू होता है, और ये रिफॉर्मेशन हो गया जस्ट टक्कर के बाद, दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट से हटी तो ये रिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो ई का वैल्यू ये होता है। तो यहाँ पे कोलिजन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ई का वैल्यू याद रखना है। अब देखो सवाल सोल्व कैसे करना है, जब भी हमें कोलिजन के सवालों को सोल्व करना हो तो सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें याद रखना है। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन याद रखना है, नील। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन याद रखना है। एक ई का फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन वाला। ठीक है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। तो ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और मोमेंटम कंजर्वेशन याद रखना है। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है कब, ई इक्वल टू 1 होता है तब। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो इक्वल टू 1 है, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो 0 से ई का वैल्यू 1 के बीच में होगा, और इक्वल टू 0 कब होगा, जब कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, हेलो 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 हेलो। तो शुरू करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इसकी। तो सबसे पहले हम कोलिजन की बात कर रहे थे, तो पहला सवाल है, एक 2 kg का ब्लॉक है जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 3 kg का ब्लॉक है जो कि रेस्ट में है, और ई बराबर 1 वाली टक्कर होती है। तो पहला सवाल है वेलोसिटी बतानी है आपको, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, फिर सेकंड सवाल है वेलोसिटी बतानी है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन में। तो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले देखो, पहले तो यहाँ पे देखो पहली इनिशियल कंडीशन ये है, दोनों की टक्कर करा दो। टक्कर के बाद दोनों का वेलोसिटी मान लो कि इसका इधर की तरफ v1 है, किसी भी डायरेक्शन में मान लो अपनी इच्छा से, और 3 kg वाले ब्लॉक का वेलोसिटी है इधर की तरफ v2 टक्कर के बाद।
और E बराबर 1 वाली टक्कर हो रही है, इलास्टिक कॉलिजन हो रही है, ठीक है। सवालों में कभी कभी आपको दे रखा होगा कि इलास्टिक कॉलिजन हो रही है तो इक्वल टू 1 मान के चलना है। इक्वल टू हुआ करता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये टक्कर से पहले की घटना है और ये टक्कर से बाद की। कुछ लोगों को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच नहीं आ रहा होगा तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच क्या होता है। देखो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, सेपरेशन कितना होगा v2 माइनस v1 होगा, दूर जाने की रेट। अप्रोच 10 मीटर पर सेकेंड से ये इसकी तरफ पास में आ रहा है तो कितना होगा 10, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो यहाँ से आ गया v2 माइनस v1 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मैं कहाँ से लिखूंगा कि दो अननोन है v1 और v2, तो मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन याद करना चाहिए क्योंकि बाहर से ये सरफेस जो है क्या है स्मूथ है, म्यू इक्वल टू 0 है, तो बाहर से पूरे सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल क्या है 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल में मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 10 और उसका 0, यहाँ पे देखो 2 इंटू v1 प्लस 3 इंटू v2, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे अपन लोग तो यहाँ से v1 और v2 का वैल्यू आ जाएगा। ध्यान रखना अगर आपके पास मान लो v1 और v2 में से किसी एक का वैल्यू नेगेटिव आ गया, अगर किसी एक का वैल्यू नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है वो क्या है गलत है, हमने जो डायरेक्शन मानी है वो क्या है गलत है। ओके, अगला सवाल है वेलोसिटी बतानी है आपको मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन में। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी क्या होंगे सेम होंगे, तो सिंपल चीज है यहाँ पे तो E इक्वल टू 1 दे रखा है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन में दोनों के वेलोसिटी सेम होंगे, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें तो दोनों के वेलोसिटी क्या कर दो सेम कर दो, यहाँ पे v कर दो, ठीक है। E बराबर 1 वाली टक्कर है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, यहाँ पे E इक्वल टू 1 है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, ठीक है। सेपरेशन क्या होगा यहाँ पे देखो दोनों के वेलोसिटी क्या होंगे सेम होंगे, यहाँ पे सिंपल चीज, यहाँ पे तो यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लगा दो ना, इससे बढ़िया तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियल में 2 इंटू 10 प्लस 0, पी फाइनल में मास का एक 2 इंटू वी प्लस 3 इंटू वी, खत्म सवाल यहाँ से। तो ये हो गया मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन के लिए। अगला सवाल देखो यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल में m मास का एक ऑब्जेक्ट है, एक 3m मास का ऑब्जेक्ट है, E बराबर 0 वाली टक्कर हो रही है और आपको बता रहा है टक्कर के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। और इसका 4 मीटर पर सेकंड है और ये 1 मीटर पर सेकंड से दोनों पास आ रहे हैं, दोनों मिलके पास आ रहे हैं, तो कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड होगा। देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालते हैं, मान लो कि ये एक लाइन है, ये A है और ये B है, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है 30 डिग्री पे, मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड है, और इस B का इधर की तरफ है 6 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ आ रहा है। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने के लिए किसी भी एक पॉइंट, किसी भी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में आप दूसरे पार्टिकल को देख लो, ठीक है। मैं A के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ B के रेस्पेक्ट में A को देख रहा हूँ, जब मैं B के रेस्पेक्ट में A को देखूंगा तो इसके कंपोनेंट होंगे 5 cos 30 डिग्री और 5 sin 30 डिग्री, और इस 6 को उठा के इधर दे दो उल्टा करके, तो ये इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 हो गया और ये 5 cos 30 वाला कंपोनेंट, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वही क्या कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे ये क्या कर रहा है B की पास की ओर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर ये दूर जाता है तो ये क्या कहलाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाता, तो ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल चीज है E बराबर 0 दे रखा है, यहाँ पे पहला हिंट यहीं पे मिल गया अपने को, और आफ्टर कोलिजन के बाद मेरे को वेलोसिटी बतानी है। तो देखो क्या करना है सॉल्व में, आपको m और 3m आपको दे रखा है। अब देखो m आप पहले तो यहाँ पे क्या करना है, देखो आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद इनका वेलोसिटी मान लो इसका v1 है और इसका है v2, और ये 3m है और ये m का है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो f एक्सटर्नल बार ऑब्जेक्ट पे 0 है तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लिख रहा हूँ पहले तो मैं, तो p इनिशियल कितना होगा यहाँ पे m इंटू 4, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए तो ये माइनस आएगा यहाँ पे 3m इंटू 1, और p फाइनल यहाँ पे मैं लिखूंगा m इंटू v1 प्लस 3m इंटू v2,
इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन लिखना है E इक्वल टू 0 की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन क्या होगा, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देख लो, इसके रेस्पेक्ट में जब इसको देखता हूँ तो v2 माइनस वी1 हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा करके दूंगा तो ये इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, v2 माइनस वी1 से दूर जा रहा है, तो v2 माइनस वी1 ये टक्कर के बाद का आता है और नीचे टक्कर से पहले, दोनों मिलके पास आ रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में इसको देखो, जब मैं इसके रेस्पेक्ट में जब इसको देखूंगा तो उल्टा करके इसको दे दो 4, ये 5, तो इसको क्या लगेगा कि 5 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है और दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ से कितना होगा 5, तो v2 इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है मेरे पास v1। सवाल खत्म हो चुका है यहाँ पे। ओके, अगला सवाल है हमारे पास जिनके मास क्या है, सेम है। तो देखो सवाल में क्या है कि ma और mb दोनों के मास क्या है, सेम है, और टक्कर के बाद दोनों के क्या प्रत्येक का वेलोसिटी बताना है, दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बताना है। जैसे ये कोलिजन होगा इनके बीच में, ये 4 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ जा रहा है और ये 1 मीटर पर सेकंड से। तो सवाल में एक जो शानदार कॉन्सेप्ट आएगा वो ये है कि अगर मास सेम है, ई बराबर 1 वाली टक्कर है, तो उनकी वेलोसिटी क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आएगा इससे। थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे। तो देखो ma, देखो यहाँ पे सवाल टक्कर के बाद बता देते हैं। मान ली टक्कर के बाद इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी है v2, ठीक है, दोनों का मास सेम है mm। F एक्सटर्नल बार पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा e बराबर 1 वाली टक्कर है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं इसके रेस्पेक्ट में देखता हूँ तो v2 माइनस वी1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों मिलके पास आ रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में देखो तो ये 5 आ जाएगा यहाँ से, और e बराबर 1 वाली टक्कर है तो 5 इक्वल टू v2 माइनस वी1 आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। यहाँ पे कितना होगा, m इंटू 4 मोमेंटम कंजर्वेशन इधर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए m इंटू 1 यहाँ से, और फाइनल यहाँ पे देखो m इंटू वी1 और m इंटू वी2, ठीक है। m से m इधर गया तो यहाँ से मेरे पास 4 माइनस 1 और इक्वल टू v1 प्लस वी2, ठीक है, v1 प्लस वी2, तो यहाँ से 3 आ गया मेरे पास v1 प्लस वी2। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन में जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पे एट इक्वल टू 2v2, v2 का वैल्यू आता है मेरे पास यहाँ पे 4, v2 का वैल्यू 4 उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो मेरे पास आएगा v1 का वैल्यू यहाँ पे, v1 का वैल्यू आएगा यहाँ पे मेरे पास -1। इसका मतलब क्या है, v1 की जो डायरेक्शन मानी है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, v1 इधर की तरफ नहीं होगा, इधर की तरफ होगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है वो क्या है, गलत है, वो इधर की तरफ होगा। तो ma का वेलोसिटी इधर की तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड, और इधर जो mb है इसका वेलोसिटी है इधर की तरफ कितना, v2 कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, देखो इसका वेलोसिटी इसने ले लिया, इसका वेलोसिटी इसने ले लिया, इसने क्या करा, इसका वेलोसिटी ले लिया, और इसने क्या करा, इसका वेलोसिटी ले लिया 4। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि m1 इक्वल टू m2 है, e बराबर 1 वाली टक्कर है, तो इनके वेलोसिटी क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काफी काम का है। अगर m1 बराबर m2 है, e बराबर वाली टक्कर हो रही है तो उनके वेलोसिटी क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, अगला सवाल खुद कीजिएगा एक बार, एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है वो। तो देखो यहाँ पे एक फिक्स बॉल है और एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है और u वेलोसिटी से यहाँ पे इस दीवार से टकराएगा, और टक्कर का जो कोफिशिएंट दे रखा है वो e दे रखा है, ठीक है। तो सवाल ये है कि टक्कर के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट आपको जब ऑटोमिक कॉलिजन होता है तो वहां भी काम आता है। अगर अच्छे सवाल करोगे तो वहां पे आपको काम आएगा। अगर आपके पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एक इधर बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से टक्कर हो रही है, तो हम एक इसको वॉल मान सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा। एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी u है, ये इधर की तरफ जा रहा है u वेलोसिटी से, तो आपको टक्कर के बाद वेलोसिटी, तो E इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। ये जो आज हम बात करते थे टक्कर के बाद की, और ये बात करते थे टक्कर से पहले की, थोड़ा स्पीड में चलेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे मैं बात करता हूँ कितना होगा, जिसको टक्कर के बाद मान लो इसका वेलोसिटी v मान लेता हूँ, यहाँ से जब ये टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं E इक्वल टू ई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे v होगा,
और अप्रोच यू से आ रहा है क्योंकि यही पास कर रहा है इसको केवल, तो अप्रोच यू, तो v इक्वल टू क्या हो गया, e इंटू यू, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, e इंटू यू, मतलब इसके ई से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया। जब किसी फिक्स बॉल या किसी दीवार से कोई ऑब्जेक्ट टकराता है तो उसका जब वो टकराने के बाद वेलोसिटी होता है उसके ई से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक सवाल है जो जेईई मेंस के अंदर आया हुआ था। सवाल ये है कि एक बॉल है जिसको u बराबर 0 से छोड़ दिया जाता है सॉरी। अगला सवाल है हमारे पास, एक बॉल है u बराबर 0, ये कोफिशिएंट है, ये वॉल है नीचे, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जैसे टकराती है h हाइट पे u बराबर 0 से इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो nवीं टक्कर के बाद बॉल की स्पीड बतानी है। तो nवीं टक्कर के बाद बॉल की स्पीड बतानी है। तो देखो पहली टक्कर कराता हूँ मैं इस बॉल की, यहाँ से जब यहाँ पे आता है इसका वेलोसिटी क्या होता है, टकराने से पहले इसका वेलोसिटी होता है रूट के अंदर 2gh, ठीक है। जैसे ही टकरा के ये ऊपर जाएगी तो इस कंडीशन में वेलोसिटी कितना होगा, ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई इंटू रूट के अंदर 2gh हो जाएगा। ये सिंपल है यार, v बराबर 0 है, यहाँ से v इजिकल टू मैं कितना क्या लगा रहा हूँ, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी किसका लगा रहा हूँ, या ये नहीं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा रहा हूँ, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, ठीक है। a का वैल्यू g है, यहाँ पे s h दे रखा है, 2 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v का वैल्यू रूट के अंदर 2gh आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे वापस जाएगा, एक हाइट पे जाएगा, वो उस हाइट को मैं h बोल देता हूँ, जहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब देखो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तो h पता करना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू, वापस इक्वेशन लगाता हूँ, u स्क्वायर प्लस 2gh, h मुझे ये पता करना है कि कितना, h डैश बोल देता हूँ इसको कि ये h कितना होगा। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, -g, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि u स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे देखो u दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी e रूट 2gh, ठीक है। इसका स्क्वायर करूँगा तो ये e स्क्वायर हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 2gh डैश, यहाँ से 2g से 2g चला गया तो h डैश मेरे पास आया यहाँ पे h, तो e स्क्वायर h, ये e स्क्वायर h आ चुका है मेरे पास, ये वाली हाइट। वापस नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, जब यहाँ पे टकराएगी ये बॉल, जब यहाँ से वापस टकराएगी तब इसका वेलोसिटी होगा रूट के अंदर 2gh, और h का वैल्यू कितना है, e स्क्वायर h, ठीक है। वापस ऊपर जाएगी ये तो फिर h आएगा, तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। पहली टक्कर में 1 था a, सेकंड टक्कर में e स्क्वायर हो जाता है, तो इस तरह से nवें टक्कर में पूछा तो e की पावर n रूट 2gh हो जाएगा। थोड़ा कर लेना इसको, जल्दी से करा दिया है मैंने ये।